welcome back to the CDP classes and I am your mentor Mona here with a new topic language and thought यानी भाषा एवं चिंतन। देखिए भाषा एवं चिंतन की बात करें तो जो हमारा सीटेट है उसमें 3 क्वेश्चंस और जो हमारे अदर टीईटी हैं लाइक यूपी टेट रीट वहाँ 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं और हमेशा पूछे भी गए हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे सीटेट मैराथन में है तो हम सीटेट का सबसे पहले देख लेते हैं कि एक यूट्यूब की तरह एनालिटिक्स कर लेते हैं कि 3 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हमेशा भाषा से पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो चिंतन पर आधारित होता है यानी थिंकिंग, जो भी उसके प्रिंसिपल्स वगैरह हैं इन सब के ऊपर। और जो तीसरा क्वेश्चन होता है जो हमारी लैंग्वेज पैडागोजी होती है। लैंग्वेज पैडागोजी यानी कि इंग्लिश और हिंदी में जब 15 क्वेश्चन आते हैं पैसेज और पोएम बेस और 15 क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज की पैडागोजी बेस। तो जो ये वाले 15 क्वेश्चन होते हैं ये वाले, यहाँ पे एक क्वेश्चन भाषा का जरूर इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे सीडीपी में और एक क्वेश्चन हो गया हमारा लैंग्वेज में। तो ये 3 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। देखिए ये 3 क्वेश्चन आप अगले 5 मिनट चैनल से जुड़े रहिए, आप डेफिनेटली वो तीनों क्वेश्चन पेपर में सही करके आएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले हम लैंग्वेज को यहाँ समझेंगे कि लैंग्वेज है क्या। बहुत जनरल टर्म में सबको पता है कि लैंग्वेज क्या होती है कि जैसे ही हम कम्युनिकेट करते हैं, विचार विनिमय यानी जैसे ही हमारे थॉट्स का एक्सचेंज होता है कि हम किसी से बातचीत करते हैं, तो ये सब जो है वो हमारी भाषा का पार्ट होता है। और भाषा एक पैतृक संपत्ति ना होकर, ये नहीं है कि भाई ये पैतृक संपत्ति है, ये हर एक बच्चा इसको अर्जित करता है। यानी कि जब वो जन्म ले लेता है उसके बाद वो दूसरों को अनुकरण की हेल्प से, अपने समाज से, अपने माता पिता से वो इस भाषा को जो है अर्जित करता है। ठीक है, यहीं पे भी सेम लिखा है कि भाषा अभिव्यक्ति विचार विनिमय का मानव निर्मित साधन है जो पैतृक संपत्ति न होकर बल्कि अर्जित संपत्ति है। और ये क्वेश्चन सीधा सीधा एक बार यूपी टेट में पूछा गया था, शायद 2012-13 की बात है, कि भाषा एक है पैतृक संपत्ति, अर्जित संपत्ति, उस तरीके से 4 ऑप्शन थे। तो डेफिनेटली ये अर्जित संपत्ति है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ नाम चलते रहते हैं कि मैं हमेशा जब भी टॉपिक पढ़ाती हूँ आपको तो वो मैं आपको बताती हूँ कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से नाम हैं जो चलते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप से सीधा सीधा ऑथर पूछ लिया जाता है या साइकोलॉजिस्ट पूछ लिया जाता है, वो साइंटिस्ट पूछ लिया जाता है जो उस टर्म से रिलेटेड होते हैं। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखने वाली हैं और यही चीज़ें हैं जो आप अपने नोट्स बनाते हैं, ट्रिकी नोट्स, वहाँ पे नोट करने वाली होती हैं। इसके अलावा तो और कुछ नोट करने के लिए है ही नहीं, वो सब यहाँ अवेलेबल है। बस आपको केवल वो नोट्स बनाने हैं जो आप 24 घंटे पहले आपके हैंडी नोट्स हैं, 2 पेज के में पूरे सीडीपी है और वो आपको बस रिवाइज कर लेनी है आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले पेपर से, सो दैट वो फिट रहे। चलिए इसमें मैं बता देती हूँ कि जो हमारी लैंग्वेज है उसमें जनरली हरलोक का नाम कंसिडर किया जाता है, आप नोट कर लीजिएगा। हरलोक ने भाषा, इसमें आगे और भी आएंगे जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, साइंटिस्ट हुए जिन्होंने लैंग्वेज के ऊपर काम किया है, वो अगेन उनका नाम जब भी जुड़ता है वो लैंग्वेज से ही जुड़ेगा। जैसे हरलोक मैंने आपको बताया, ऐसे ही चॉम्स्की हैं, चॉम्स्की जहाँ है वहीं भाषा है। और कहीं कहीं ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है चॉम्स्की के संदर्भ में। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। हरलोक के अनुसार भाषा के तात्पर्यों, विचारों तथा अनुभूतियों का अर्थ व्यक्त करने वाले उन सभी साधनों में से है जिसमें विचारों के आदान प्रदान सभी पक्ष सम्मिलित हैं। सेम ही बात है, घुमा फिरा के वही बात लिखी है, तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई भी आपको लगे कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही, कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, भाषा के प्रकार हम फटाफट देख लेते हैं। भाषा 3 प्रकार की होती है जिसमें हमारी मौखिक, लिखित और हमारी सांकेतिक। मौखिक जो हम नॉन वर्बल जिसको बोलते हैं,
लिखित जिसको हम लिख के बताते हैं, और सांकेतिक जिसको हम पैरा लैंग्वेज या सिंबॉलिक लैंग्वेज बोलते हैं, वो सिंबल की हेल्प से हम उसमें पढ़ाते हैं। यही सब हमारे भाषा के प्रकार हैं। इसमें कहीं कोई बिल्कुल भी भूलने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भाषा के घटक कुछ देख लेते हैं। देखिए, भाषा के जो घटक होते हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि, ये मैं आपको एक बार बता दूं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो फोनीम है वो क्या है, मॉर्फीम, सेंटेंस फॉर्मेशन और सेंटेंस, ये तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता। फोनीम कभी कभी कैंडिडेट को कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि कौन से वर्ड हैं, कौन से लेटर हैं जो फोनीम में कंसिडर किए जाते हैं, स्वैनिम कौन से लेटर हैं। तो ये छोटे छोटे लेटर को जब बच्चा सीखता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता तो उसे स्वैनिम कहते हैं। जैसे ते, थे, फे, ये सब स्वैनिम है, इनका कोई मतलब नहीं। लेकिन बच्चा ऐसे, आपने देखा होगा, मतलब किसी के घर पे अगर छोटा बच्चा है या किसी ने आस पड़ोस में देखा होगा, तो ता, था, फा, वो ऐसे मतलब लेटर की साउंड निकालता है, तो ये जो मीनिंगलेस होते हैं। लेकिन ये सबसे छोटी इकाई है जिसको बच्चा स्टार्ट करता है जहाँ से बोलने की प्रक्रिया में अपनी। मॉर्फीम इसके बाद होता है, वो इन्हीं से मिला के वो छोटे छोटे वर्ड्स बनाता है। फल, फा से फल, इस तरीके से। फिर वाक्य विन्यास होता है, इन्हीं के मर्जिंग से वो भाषा के नियम सीखता है कि एक सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। वो अपना पूरा नियम से बनाना सीखता है कि मैं स्कूल जाऊंगा, उसको पता है कि वो स्कूल जाने के लिए उसे क्या बोलना है, उसको यही बोलना है कि मैं स्कूल जाऊंगा, जो कि वो अनुकरण के तहत सीख रहा है। क्योंकि वो बच्चा, आपने देखा होगा, बहुत रेयर ही होते हैं जो थोड़ा उल्टा विन्यास कभी कभी बना देते हैं, वरना तो जनरली बच्चे सीधा ही बनाते हैं। कभी बच्चा ऐसे नहीं बोलता जाऊंगा मैं स्कूल, क्योंकि उसने अनुकरण से वो सीखा ही नहीं है ना, उसने वही सीखा है कि मैं स्कूल जाऊंगा। तो वो वाक्य विन्यास सीखता है और फिर अर्थ विन्यास सीखता है। यानी यहाँ थोड़ा बहुत गड़बड़ वो कर सकता है, क्योंकि अभी वो फॉर्मेशन सीख रहा है धीरे धीरे, लेकिन जैसे ही वो अर्थ विन्यास पे आएगा वो वहाँ से गलतियाँ करना बंद कर देता है और अपने सारे सेंटेंसेस को मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने अनुकरण के तहत यही सीखा है कि हमें जो सेंटेंसेस बोलने हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए। चलिए, भाषा के घटक होपफुली आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। आगे पढ़ते हैं। भाषा के चरण। अब आते हैं स्टेप्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए, स्टेप्स दो होते हैं, प्री स्पीच और पोस्ट स्पीच। तो प्री स्पीच में जिनको कंसीडर किया जाता है वो हम देख लेते हैं एक बार। ये होता है क्राइंग, बबलिंग, जेस्चर और इमोशनल एक्सप्रेशन। अब अगर क्राइंग की बात करें तो ये भाषा का सबसे पहला स्पष्टीकरण होता है। रिबल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बोला था कि आपात श्वसन, इसको बोला उन्होंने कि एकदम बच्चे को जैसे भी कुछ चाहिए होगा तो वो रो के तुरंत अपना एक्सप्रेशन दिखा देता है। बबलाना, बैबलिंग, इस चरण में बालक 2 माह तक स्वर ध्वनियाँ उत्पन्न करना सीखता है और 3 से 4 माह में स्वर तथा व्यंजन का प्रयोग करता है और 12 माह तक अर्थपूर्ण बलबलाना जैसे माँ, दा, पा, इस तरीके के लेटर्स बोलना सीख जाता है। फिर जेस्चर आता है। इसमें क्या होता है कि शिशु शरीर के अंगों के प्रयोग द्वारा अपनी बात समझाने सीखता है। जैसे वो खुश होएगा तो वो ऐसे अपने मतलब मदर के या फादर के लैप में आने के लिए अपने हाथों को फैलाएगा, मतलब इस तरीके से वो अपने भाव को प्रकट करता है। फिर इमोशनल एक्सप्रेशन आ जाता है जो कि 12 से 13 माह में शुरू होता है या वहाँ तक रहता है, जनरली 12 से 13 माह तक, क्योंकि बच्चे बहुत इमोशनली टच होते हैं। वो जरा सी बातों पे इमोशंस अपने शो करते हैं, कभी हंस के कभी रो के, तो ये रहता ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकालीन भाषा का विकास, दूसरों की भाषा समझना, ये सबसे पहली अवस्था है। फिर शब्दावली का निर्माण। बच्चा सबसे पहले क्या करता है, वो दूसरों की भाषा समझता है, सीखने की कोशिश करता है कि सामने वाला क्या कह रहा है। फिर वो उनसे अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करने की कोशिश करता है। सबसे पहले बालक भूख प्रेरणा से संबंधित शब्द सीखते हैं। जैसे 18 माह तक वो 10 शब्द, मतलब वो अपने खाने पीने की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर 24 माह में लगभग 30 शब्द और उसके बाद 200 से 300 शब्द। एक्सेप्शन ऑलवेज देयर, ये आप ध्यान रखना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा इन्हीं माह के अंदर सीखे, ये एक स्टैंडर्ड है जो चलता है। कोई बच्चा इससे जल्दी या कोई बच्चा इसके बाद बोलना शुरू करता है।
2 वर्ष तक वो पहला प्रयास करता है बोलने का, 2.5 वर्ष तक वो चीज़ों को जोड़ना शुरू करता है, 5 वर्ष तक वो भेद समझ जाता है कि क्या मेरे को सेंटेंसेस बोलने हैं सही गलत, और फिर उसके बाद प्रोनाउंसिएशन उसका शुरू हो जाता है और वो उसके बाद भाषा में मास्टरी कर लेता है। कहानी सुनाने लग जाते हैं बच्चे उल्टा। अच्छा, बालक की आयु के अनुसार कुछ शब्द भंडार है, वो आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से। जो बर्थ से 8 मंथ तक जो कंसीडर किया जाता है उसको में वहाँ तक बच्चा 0 ही बोलता है, कुछ बोलता नहीं है। 9 से 12 में वो 3 से 4 शब्द, वही पा, फा, बा। फिर 1.5 वर्ष तक लगभग वो 10 से 12 शब्द, 2 वर्ष तक लगभग 275, 2.5 तक लगभग 450, 3 तक लगभग 1000 शब्द। इस तरीके से वो उसका बढ़ता चला जाता है और 5 वर्ष तक आते आते वो पूरी सेंटेंस फॉर्मेशन सीख जाता है। लगभग 2000 सेंटेंसेस या 2000 शब्द आप बोल सकते हैं इसको, उसको याद हो जाते हैं 2000 शब्द तक, जिनसे वो जोड़ तोड़ के अपने सेंटेंसेस बना लेता है। और जब वो 15 या 16 वर्ष की आयु से ऊपर होता है तो फिर तो आप उससे स्पीच दिलवा लीजिए कहीं भी। चलिए, क्लियर है। अब भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के ऊपर बात कर लेते हैं। भाई देखिए, जब हम भाषा सीखते हैं तो वो कहाँ से सीखते हैं? भाई अपनी पारिवारिक परिस्थितियों से सीखते हैं, आस पड़ोस से सीखते हैं, खेल से सीखते हैं, अपने साथियों से। भाषा की संख्या कि इस तरीके से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, इसके अंतर्गत जो आएगा हमारा भाषा की संख्या के अंदर ये आएगा कि जैसे बालक मतलब मातृभाषा है हमारी, तो वो कोशिश करता है कि उसको मातृभाषा में ही पहले वो बोलना सीखे। यहाँ है तो वो हिंदी बोलना सीखेगा, यूएस में है तो अंग्रेजी बोलना सीखेगा। विद्यालय और शिक्षक भी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से बच्चा इन कारकों की हेल्प से भाषा सीखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा विकास के सिद्धांत में ये पूछ लिया जाता है, ये एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिए। चॉम्स्की का है, बेंड्यूरा का है, कर्टी वैलेंटाइन और जो चैपलिन है, ये पूछा नहीं जाता, बट क्योंकि सिद्धांत है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही। मैच्योरिटी और लिंकेज, चॉम्स्की और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चॉम्स्की कहते हैं कि बालक में भाषा का गुण जन्म से पाया जाता है और बच्चे की पहली भाषा रोना होती है, जो सांकेतिक भाषा में कंसीडर करी जाती है। बेंड्यूरा ने कहा कि बच्चा समाज के लोगों का अनुकरण करते ही भाषा सीखता है। चैपलिन चार्ली ने कहा कि बच्चे का जो भाषा विकास होता है वही अनुकरण के द्वारा होता है। इन दोनों ने लगभग सेम ही बात कही है। मैच्योरिटी के लिए उन्होंने बोलने के लिए जीभ, तालु आदि का उपयोग करता है वो बोलने के लिए, उसी से ही उसकी अभिव्यक्ति अच्छी होती है। ऑब्वियसली जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसको बोलने का जो तरीका है वो तो यहीं से आता है। लिंकेज, वर्ड्स और लैंग्वेज सीखने के लिए पहले व्यक्ति के सामने वस्तु का होना आवश्यक है। जैसे अगर आप छोटे बच्चे के सामने कोई टॉय रख देंगे तो वो कोशिश करेगा उसको टॉय बोलने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा चॉम्स्की, बेंड्यूरा के अलावा कुछ और भी हैं। भाषा विकास का सिद्धांत जो पावलोव के अनुसार है। देखिए, ये पेपर में कई बारी पूछा जा सकता है, गया ही है उल्टा, ये तो 3-4 बारी तो अभी तक ही पूछा जा लिया। एक बारी 13 में पूछा गया था, एक बार 19 में यूपी टेट में पूछा गया, तो भाई आगे भी पूछा जा सकता है। और इवन 2022 में तो इतने पेपर्स हुए हैं, होपफुली उनमें भी जरूर पूछा ही गया होगा किसी ना किसी में, 21-22 में जो हुए हमारे दिसंबर जैन वाले। फिर हमारा भाषा विकास का सिद्धांत आता है जो कि स्किनर ने दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत एक बेंड्यूरा ने दिया था, जो अभी हम पीछे पड़ गए हैं, और चॉम्स्की। तो देखिए, बेंड्यूरा अनुकरण है, चॉम्स्की वही है जो भाषा अर्जन से सीखता है, भाषा ग्रहण की जन्मजात प्रवृत्ति है, एलईडी इसको बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उसके बाद इस सिद्धांत को जनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद स्किनर और पावलोव भी देख लेते हैं। पावलोव ने कहा कि बालक भाषा शब्द अर्थ के माध्य संबंध स्थापित करके सीखता है, और स्किनर ने कहा कि जो बच्चा भाषा सीखता है माता पिता अपने आसपास के व्यक्तियों की नकल करके भाषा सीखता है। स्किनर तो समाज पे ही फोकस रखते हैं। चलिए चिंतन अब पढ़ लेते हैं। भाषा इतना ही है, बस आप उसके सिद्धांत याद रखिएगा, सिद्धांत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें या फिर एक जो वो ध्वनियाँ हैं, जो स्वैपिन, वो फोनीम्स और ये सब है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो हमेशा यहीं से बनता है, इन दोनों टॉपिक से ही। चिंतन क्या होता है? चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जिसका संबंध संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव एरिया से है। कॉग्निटिव, ठीक है।
समस्या उत्पन्न होने से प्रारंभ होती है। जब चिंतन कब होएगा, कोई प्रॉब्लम जनरेट होगी। भाई चिंतन होने के लिए कोई प्रॉब्लम का जनरेट होना जरूरी है, तभी ये चिंतन आता है, वरना तो चिंतन नहीं आएगा, ना कोई प्रॉब्लम आएगी, ना कोई सोचेगा उसके बारे में। रोस और वैलेंटाइन इनके नाम चलते हैं इसमें। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है अकॉर्डिंग टू रोस, और अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाना चाहिए जिसमें सीरीज वाले एक विचार लक्ष्य की ओर प्रवाहित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके प्रकार है सेल्फ कंटेम्पलेशन, स्वयं चिंतन। ये अपने आप से होते ना, लोग बैठ के सोच जाते हैं मैं बड़ा होऊंगा, डीएम बनूंगा, मेरे पास कार होगी, मेरे पास बंगला होगा। तो वो जो सपनों की दुनिया में जीते हैं, ये वो यही है, वो सोचते ही रहते हैं मैं भी अंबानी जैसा बनूंगा, मेरे पास भी इतना सब कुछ होगा। वो करते भी हैं बहुत से, उस थिंकिंग को अपनी लाते भी हैं अपने रियल लाइफ में, लेकिन बहुत से अपना जीवन सोचने में ही व्यतीत कर देते हैं। तो ये वही स्वैली चिंतन है, मतलब कल्पना करे जाते हैं बस। रियलिस्टिक वही होता है जो प्रैक्टिकल पर आधारित होता है, ये कुछ भी बात होगी वो प्रैक्टिकली ही सोचेंगे। कन्वर्जेंट जो होता है वो फैक्ट्स के आधार पर कंक्लूजन निकालता है, ये जैसे 4+4 8, मतलब फैक्ट्स होते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो अपसारी होता है यानी डाइवर्जेंट जो होता है वो ओपन एंडेड टाइप के थोड़े होते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की विशेषता है। अब एक विशेषता थोड़ी ना है कि बता दो, कितनी सारी विशेषताएं, एक बच्चा 10 कोई और बताएगा, दूसरी 10 कोई और बताएगा। तो ये थोड़ा अपसारी जो है ओपन एंडेड की तरफ चला जाता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है आप देख लीजिएगा। और अभिसारी तो बिल्कुल ही क्लोज एंडेड रहता है, वो 8+8 16 ही बताएगा, वो 8+8 कभी 88 नहीं हो सकते। क्रिटिकल चिंतन, किसी भी गुण और दोष को देखते हुए जब हम मेरिट और डिमेरिट दोनों की बात करते हैं, उसको एक्सेप्ट करना ही क्रिटिकल चिंतन है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल चिंतन भी होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट सबसे प्रचलित है, एब्स्ट्रैक्ट में यही आ जाता है स्वैली, जिसका कोई रूप रंग आकार है ही नहीं, एब्स्ट्रैक्ट है तो वो स्वैली ही है, तो ये इसमें आ जाता है। सबसे मोस्ट पॉपुलर है, 90% पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में ही जीती है। और लॉजिकल थिंकिंग से ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जॉन डीवी ने इसको विचारात्मक चिंतन भी कहा है। ठीक है, तो ये तो था हमारा, हमने अभी देख लिया भाषा के बारे में भी हमने सब कुछ पढ़ लिया, चिंतन के बारे में भी हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब हम फटाफट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रेगुलर आए हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आया, तो हम एक बार फटाफट वो वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। इनके आंसर आप फटाफट देते जाइएगा। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को बिना टॉप प्रकरण पर बात करना। अगर ऐसे बच्चा, मतलब ये गलत है कि अगर वो बात कर रहा है तो भाई ये तो सही है, भाषा है तो बात तो करेगा ही। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य कर देना, यानी यहाँ पे कोई है अगर वो अपनी मातृभाषा हिंदी में बोल रहा है तो उसको अमान्य कर दें, नहीं यही गलत है, बस आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। पूछा तरीका गलत ही पूछा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ता फा चा, ये तो अभी पढ़ के आए हैं हम पीछे। स्वनिम, भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? देखिए 2019 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया। कौन सी सबसे संवेदनशील है? देखिए जन्म पूर्व अवधि तो कोई होती ही नहीं है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा वही अपने 2-4 लेटर ही सीखता है। मध्य बाल्यावस्था को जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ बच्चा अनुकरण के द्वारा सबसे ज़्यादा सीखता है, यहीं से उसको चीज़ें सीखनी समझनी वो शुरू कर देता है। तो सबसे जो संवेदनशील अवस्था है वो हमारी मध्य बाल्यावस्था ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? भाई जो बच्चे को व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं वो कौन से हैं? कोई आकलन हो सकता है क्या इसके लिए? बिल्कुल नहीं हो सकता। विश्लेषणात्मक आलोचनात्मक चिंतन, हाँ ये जरूर हो सकता है। अगर कोई अपने स्वॉट पढ़ाएगा, कोई अपने स्ट्रेंथ वीकनेस बताएगा, तो वो पहले अपने चिंतन करके ही तो बताएगा उसको। तो बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ भी सारी चिंतन नहीं होगा, ना यहाँ पुनः स्मरण होगा, ये दोनों ये गलत है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? भाषा और विचार, प्रारंभ में 2 भिन्न गतिविधियां हैं। भाई भाषा अलग है, विचार अलग है,
हम तो अभी पढ़ के आए हैं पीछे। भाषा एक अलग प्रोसेस है पूरा, विचार एक अलग प्रोसेस है पूरा, तो ये सही है। हाँ, ये तो भिन्न गतिविधियाँ ही है, सही है बिल्कुल। भाषा विचार पर आधारित होती है। हाँ, पियाजे ने भी यही कहा है कि भाषा जो है विचार पर आधारित होती है, वो ठीक है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है भाई। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, स्किनर ने ये थोड़ी ना कहा था भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। नहीं नहीं, ये गलत है, क्योंकि चॉम्स्की का तो सही है स्टेटमेंट, इसलिए हमारा सी स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर ही है। चिंतन के सूचना के क्रम में कौन से चरण आते हैं? भाई चरण तो सारे ही आते हैं, लेकिन इनका क्रम उसने पूछा हुआ है। तो सबसे पहले प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया क्या सबसे पहले आ जाएगी? भाई कोई प्रक्रमण होगा, कुछ होगा, तभी तो कोई प्रतिक्रिया आएगी। तो सबसे पहले तो पूर्व प्रक्रमण ही आएगा। फिर उसको जब प्रकरण आ जाएगा तो उसको एक श्रेणीकरण तरीके से लगाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, छटनी करेंगे उसमें से। फिर उसका चयन करेंगे चीज़ों का कि हाँ ये छटनी हो गई, अब इसमें भी इसका चयन हो गया, और फिर उसका हम लोग क्रियान्वयन कर देंगे। अगर ज़्यादा भी नहीं पता तो इतना ध्यान रखिएगा, प्रकरण फर्स्ट पे आता है और क्रियान्वयन सबसे लास्ट में आता है। तो घ और क्या देख लेते हैं। घ पहली बात तो घ पे ये खुद ही एक स्टेटमेंट हो रहा है, तो ये डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही, और होपफुली अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरे को बता दीजिएगा। वैसे तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि आपको क्लियर ना हुआ हो, आप उसको एक बार ही रिपीट करके देख लीजिएगा दोबारा से। अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आती है, कोई इंपॉर्टेंट लगता है आपको प्रिंसिपल वगैरह के, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। और जो मैंने आपको बताए हैं 2-3 नाम, वो भाषा के सामने ज़रूर लॉक कर लीजिएगा। लोक मतलब हर लोक, फिर चॉम्स्की, और जो ये मेन है ऐसे आप लिख लीजिएगा। चिंतन में रोस मेन है, उसके बाद जो पियाजे हैं, स्किनर हैं और वाइगोत्स्की है, इनका लेस योगदान है, तो आप इनको माइनस करके स्टार लगा सकते हैं। चलिए अगली क्लास में कल जब हम मिलेंगे तो वो जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट और इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दो हमारे टॉपिक हैं अगले, उसको लेके मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।